हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नॉम। दोस्तों, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि आरबीआई जो है फिलहाल रेपो रेट्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करने वाला है। यानी कि इस कमेटी ने यह बताया कि आरबीआई की रेपो रेट के अंदर जितनी भी दरें हैं वो फिलहाल सेम ही रहेंगी। फिलहाल उनको हम बढ़ते नहीं देखेंगे। साथ ही साथ इस कमेटी के द्वारा एक चीज और बताई गई है कि भारत की जो जीडीपी है फिलहाल 6.9%, ये घटकर 6.6% तक आने के चांसेस रहेंगे फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 27। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टडी नॉम लाया आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज। हम जेके एसएसबी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सारे ही कोर्सेज को हम अपने स्टडी नॉम के अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से करवाते हैं। चाहे वो जेके एसएसबी के फाउंडेशन कोर्सेज हो जिसमें हम जेके कांस्टेबल, फीमेल सुपरवाइजर, स्टॉक असिस्टेंट, एएचटीओ और भी कई सारे एग्जाम जो है जो जेके एसएसबी कंडक्ट करवाता है, चाहे एसएससी भी कंडक्ट करवाता हो, वो सारे ही एग्जाम हम अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे आपको प्रिपेयर करवाते हैं। तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जल्दी से हमारे साथ संपर्क करिए और इन सारे के सारे कोर्सेज का बेहतरीन लुत्फ उठा सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या न्यूज है और किस तरीके से रेपो रेट क्या होता है। इन चीजों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 2026 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो पेश करी गई है जिसमें यह बता दिया गया कि जो फिलहाल रेपो रेट की जो दरें हैं जो कि 5.2% हैं। रेपो रेट की अगर हम बात करें फिलहाल भारत के अंदर 5.2% है। ये रेपो रेट फिलहाल यही चलेगा, मतलब इसके अंदर हम कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा हम लोगों को। ठीक है। उसके अलावा साथ में यह भी बताया गया कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसमें हम थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन देख सकते हैं। जीडीपी जो कि फिलहाल 6.9% है, ये घटकर 6.6% आने के चांसेस हैं। वहीं अगर हम देखें कंज्यूमर इन्फ्लेशन, भारत के अंदर कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ती दिखेगी जो कि 5.1% तक आने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें दोस्तों उसके अलावा क्या बात कर रहा है, रेगुलेटरी मेजर्स डिजाइन टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड स्टेबलाइज द डोमेस्टिक करेंसी। साथ ही साथ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे तरीके जो हैं वो अपनाने की कोशिश कर रही है जिससे फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 27 के अंदर हम फॉरेन कैपिटल को भारत में आते हुए देख सकते हैं। तो बहुत सारी पॉलिसी जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा बनाई जाएंगी जिसमें हम फॉरेन कैपिटल को भारत में आते देखेंगे और साथ ही साथ हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो भी स्टेबलाइज होगा। कुछ ऐसी नीतियां बनाने की कोशिश करी जा रही है। अगर दोस्तों हम बात करें हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको याद रखने हैं वो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ये बता दिया गया है 5.2% जो हमारे रेट्स हैं, रेपो रेट के अंदर जो भी दरें हैं वो एज इट इज ही रहेंगी। रेपो रेट की बात करें तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का वन ऑफ द पार्ट है जो कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। आरबीआई की अगर हम बात करें, इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का जो तरीका है उसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि भारत के अंदर जो मौद्रिक नीतियां हैं, किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, किस तरीके से इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, ये सारी की सारी पॉलिसीज हमारा आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के द्वारा बना रहा है। यहां पर आरबीआई के द्वारा यह बताया गया कि रेपो रेट की दरें बराबर रहेंगी, सेम रहेंगी, किसी में कोई चेंजेस फिलहाल तो नहीं है। साथ ही साथ एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसके अंदर भी जो रेट्स हैं वो भी अनचेंज ही रहेंगे, वो भी 5% जो है वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। अगर हम दोस्तों बात करें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी होती है जब कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो ये पैसा कुछ अमाउंट वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं और आरबीआई उसके ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी जो रेट ऑफ
जो रेट्स हैं वो भी अनचेंज रहेंगे। 5.50% अभी भी है, तो फ्यूचर में भी 5.50% ही ये रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें बैंक रेट की, तो बैंक रेट भी एज इट इज 5.50% ही रहेगा। तो यहां पे आरबीआई की क्लियर नीतियां हैं, क्योंकि देश के अंदर यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो उन इकोनॉमिक क्राइसिस का भारत के ऊपर कम से कम इंपैक्ट हो, इसी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं अलग अलग चीजों के, उनको सेम रखा गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या? सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इट इज फॉर्म्ड एंड मैनेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको बनाता कौन है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, टू कंट्रोल नेशंस ओवरऑल मनी सप्लाई एंड अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत के अंदर आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है ताकि भारत जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को करे, साथ ही साथ आप ओवरऑल मनी सप्लाई को भी क्या करोगे? कंट्रोल करोगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा आ गया, या ऐसा भी नहीं है कि मार्केट से आपने सारा पैसा निकाल लिया, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फिस्कल पॉलिसी। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक पॉलिसी बनाई जाती है इकोनॉमी के फ्लो को या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, या भारत की इकोनॉमी के इकोनॉमिक को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसको फिस्कल पॉलिसी बताया जाता है। बट फिस्कल पॉलिसी से मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है, विच इज मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर हम बात करें जो फिस्कल पॉलिसी है, तो फिस्कल पॉलिसी भारत का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, दैट मेजर्स द स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन इन इंडिया इकोनॉमी। यानी कि भारत के खर्चे कितने हैं, इनकम कितनी है, टैक्सेशन कितना है, रेवेन्यू कितना है, इन चीजों के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है, ठीक है। बात करें अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन रहते हैं दोस्तों? आरबीआई के गवर्नर। तो आरबीआई गवर्नर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे किसके? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। उसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है देश के अंदर इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करना। देखिए दोस्तों, देश के अंदर अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो कितनी रहनी चाहिए? 4% रहनी चाहिए। अगर 4% से ज्यादा 1-2% ऊपर हो भी जाता है तो इसको भी मैनेजेबल समझा जाता है। फिलहाल ये जो चीजें थी ये किसमें बताई गई थी? तो उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन आई थी कि भारत का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% तक ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के लीगल फ्रेमवर्क की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लीगल फ्रेमवर्क की, तो अंडर सेक्शन 55ZB ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934, the central government is empowered to constitute a 6-member monetary policy committee। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेक्शन 45ZB ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें एटलीस्ट 6 मेंबर जो हैं वो होने चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें दोस्तों, तो एटलीस्ट एक साल में 4 बार तो ये कमेटी जो है ये बैठेगी, ये रिव्यू करेगी, चेक करेगी कि जो पॉलिसीज बनाई गई हैं क्या वो भरपूर ढंग से काम कर रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, ईच मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज 1 वोट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स हैं, तो इसमें हर एक मेंबर के वोट की वैल्यू इक्वल होती है। अगर किसी मामले में मुद्दा टाई हो जाता है तो फिर गवर्नर के पास सेकंड और कास्टिंग वोट का अधिकार भी आ जाता है। गवर्नर यहां पे डिसाइड करेगा कि पलड़ा किसकी तरफ भाई। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो आरबीआई वंस इन अ ईयर 6 मंथ रिलीज मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। आरबीआई जो है 6 महीनों के भीतर भीतर एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड फोरकास्ट इन्फ्लेशन फॉर द 6 to 18 मंथ अहेड। तो यहां पे वो ये जांचे पड़तालेगा, जांचता है कि फिलहाल जो इन्फ्लेशन है वो किस तरीके से रह रही है, भारत के अंदर मनी सप्लाई किस तरीके से रह रहा है, और आने वाले 6 से 18 महीने के लिए भी यहां पे नीतियां जो है वो डिसाइड कर दी जाती हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे जीडीपी की, तो वहां पे ग्रोथ रिवीजन की बात चल रही है।
तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026-27 के अंदर भारत की जो जीडीपी है वो कितनी हो जाएगी, 6.6%, 6.6%। फिलहाल 6.9% है, तो घटकर 6.6% आने वाली है। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन पे जो अनुमान है, महंगाई पे जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि जो टोटल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने वाला है, 50 बेसिस पॉइंट पे ये बढ़ जाएगा, यानी कि 0.50%। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया कि 0.50% जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगी, लगभग 5.1% जो है वो इन्फ्लेशन होने वाली है हमारे भारत देश के अंदर 2026-27 में। देखिए 4% जो है, 4% की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अब इन्फ्लेशन कितने होने वाली है, कितनी होने वाली है, 5.1% होने वाली है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कोर इन्फ्लेशन की, अगर हम बात करें कोर इन्फ्लेशन, तो कोर इन्फ्लेशन जो है वो रहेगा 4.7%, यानी कि टोटल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन से हमारी कोर इन्फ्लेशन जो है वो कम रहेगी। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है दोस्तों, कोर इन्फ्लेशन में हम एक्सक्लूड कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देंगे फूड आइटम्स एंड एनर्जी, यानी कि इसमें फ्यूल या गैस सिलेंडर इसमें हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो फिर बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हम इसमें कोर इन्फ्लेशन के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि कोर इन्फ्लेशन जो है 4.7% रहेगी। अब पॉलिसी की अगर हम बात करें, पॉलिसी स्टांस की बात करें, तो कह रहे थे कमेटी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद इट्स न्यूट्रल स्टांस। अब क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो खराब है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो फिलहाल आरबीआई ने कहा, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसने बताया कि भैया हमारा जो स्टांस है फिलहाल न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल का मतलब ये है कि फिलहाल तो हम नहीं बढ़ा रहे, ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि जो आपने रेट चेक किए थे, जो रेपो रेट जो था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो था, बैंक रेट जो था, ये जो रेट आरबीआई ने फिलहाल स्टैटिक रखे हैं और ये बताया है कि फिलहाल नहीं बढ़ रहे हैं, चिंता नहीं करिए। तो आरबीआई ये कह रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि हम फ्यूचर में इनको बढ़ाएंगे नहीं। दिस अप्रोच कीप्स द आरबीआई डेटा डिपेंडेंट, ये बताया गया कमेटी के द्वारा कि अगर तो रेट्स बढ़ने हैं या घटने हैं वो हम कुछ आंकड़ों पे निर्भर रहेंगे। आंकड़े क्या होंगे, हर महीने की हम इन्फ्लेशन को चेक करेंगे कि महीने के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कितनी रही है, जीडीपी का ग्रोथ रेट रहा है या डाउनवर्ड जीडीपी जा रही है, जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना रहा है, इन्फ्लेशन कितनी रही है। तो इन मुद्दों को देखकर हम लोग जो रेट्स हैं उनको चेंज करने वाले हैं। साथ ही साथ गिविंग इट्स द टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी। टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वही हो गया कि बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। ठीक, टू मूव इंटरेस्ट rate in either direction based on the incoming macroeconomic indicator without committing to an explicit easing of or tightening cycle। ठीक, तो क्या बता रहा है, वो यही बता रहा है कि हम आंकड़ों पे निर्भर रहेंगे। आंकड़े अगर हमें अलो करेंगे कि बढ़ाना है तो जरूर बढ़ाएंगे, अगर आंकड़े ये अलो करते हैं कि घटाना है तो हम रेट्स को घटा भी सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बता दिया गया है। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं कि जो ये रेपो रेट पे चर्चा चल रही है ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, रेपो रेट को हम बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन। क्या बोलते हैं, रीपर्चेज ऑप्शन या रीपर्चेज अपॉर्चुनिटी। होता क्या है कि जब भी कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेंगे तो उस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो चार्ज करेगा। इसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेपो रेट। यहां पे जो कमर्शियल बैंक्स होंगे वो जो आरबीआई होगा उसके पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करते हैं, सबमिट करके रखते हैं तब तक जब तक वो लोन उनको वापस ना कर दे। तो जब लोन वापस कर दिया जाता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक अपने पास वापस ले आते हैं, इसलिए इसको रीपर्चेज ऑप्शन या रीपर्चेज अपॉर्चुनिटी बोला जाता है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर, जिसमें हमने ये डिस्कस किया, ये बातचीत करी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का क्या स्टांस रहने वाला है रेपो रेट की दरों को लेकर। आई होप कि आपको चीजें समझ आई हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।